मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग अभी तक में 7 लेक्चर इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 7वें लेक्चर में हम लोग वृषण कोश के बारे में पढ़ा था, जो कि नर जनन तंत्र का सबसे पहला भाग था। दूसरा जो आज का भाग है वो है आपका वृषण। सबसे पहले हम लोग वृषण के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर वृषण के बाद इसकी आंतरिक संरचना को भी देखेंगे। तो हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले दूसरे कोशिकांग वृषण के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। इसके बाद इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ये लेक्चर थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आपका ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस भी इसमें ज़्यादा हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझने का प्रयास करते हैं। तो कहते वृषण, दूसरा जो भाग है नर जनन तंत्र का, वो कौन सा है? वृषण। वृषण नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग मतलब क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, कि हमारे शरीर का वह लैंगिक अंग जिसमें युग्मक का निर्माण होता है उसे हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। तो वृषण में किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए वृषण क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये अंडाकार गुलाबी रंग के होते हैं। इनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। यानी हम लोगों में जो वृषण होता है, जो नर में जो वृषण होता है, वो अंडा के आकार का होता है, गुलाबी होता है और इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अगला है नेक्स्ट पॉइंट, क्या कहता है कि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये शुक्राणु अधिवृषण से होते हुए, यानी अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस, जहाँ पे क्या होता है? शुक्राणुओं का भंडारण और परिपक्वन होता है। कहते वृषण में शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। जब शुक्राणु बन जाते हैं तो ये शुक्राणु अधिवृषण से होते हुए शुक्रवाहिका तथा शुक्रवाहिका से शुक्राशय में पहुंचती है। याद रखिएगा, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु जब निर्मित हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो ये पहुंचते हैं कहाँ? अधिवृषण से होते हुए शुक्रवाहिका में, शुक्रवाहिका से शुक्राशय में, शुक्राशय जहाँ पे शुक्राणु बनने के बाद स्टोर होता है, शुक्राणु का आशय यानी शुक्राणु को रोकने का स्थान। तो शुक्राशय में पहुँचता है, किससे होकर के? अधिवृषण और शुक्रवाहिका से होते हुए। अगला पॉइंट है आपका कि अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया गया है कि शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ पे होता है? तो ये होता है अधिवृषण में। परिपक्वन और इसका भंडारण, ये भी याद रखिएगा, इसका भंडारण भी कहाँ पे होता है? अधिवृषण में होता है। चलिए अगला पॉइंट है, शुक्राशय से एक स्खलन वाहिनी प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। कहता है शुक्राशय से एक स्खलन वाहिनी निकलती है। स्खलन वाहिनी मतलब जिसके द्वारा शुक्राणु हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो शुक्राशय से एक स्खलन वाहिनी किस ग्रंथि से होते हुए? प्रोस्टेट ग्रंथि से। एक प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, इस प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग में स्खलन वाहिनी के रूप में
ये बाहर खुलती है। अगला पॉइंट है आपका कि मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के सिसन के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख या फिर यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। तो मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर जहाँ पे मूत्र जमा होता है, मूत्र मार्ग वहाँ से स्टार्ट होती है और पुरुष के सिसन यानी पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है। बाहर में एक छिद्र की ओर खुलता है और जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय मुख कहते हैं। ठीक, चलिए अगला है, बस इतना ही इसमें था। अब है आपका वृषण की संरचना। तो एक बार पुनः पहले वाली बातों को हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि वृषण क्या है। तो ये नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ये अंडे के आकार की होती है, इस गुलाबी रंग का होता है। इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये शुक्राणु अधिवृषण से होते हुए शुक्रवाहिका, फिर शुक्रवाहिका से कहाँ पहुँचती है, शुक्राशय में पहुँचती है। अगला है कि अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है, अधिवृषण में होता है। इसके बाद है कि शुक्राशय से एक स्खलन वाहिनी प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्रमार्ग स्खलन वाहिनी से के रूप में बाहर खुलती है। इसके बाद है मूत्रमार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के सिसन के माध्यम से होता हुआ बाहर निकलता है एक छिद्र के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय मुख कहते हैं। तो अब जो है इसके आगे वो है क्या, वृषण की संरचना। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वृषण की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। कहता है वृषण एक द्विस्तरीय संयोजी उत्तक है। कहता है वृषण जो बना होता है ये द्विस्तरीय यानी इसमें 2 लेयर होते हैं, 2 सतह होती है। और किस उत्तक का बना होता है, तो संयोजी उत्तक का, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये आवरण से घिरे हुए होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं, वृषण खोल कहते हैं। यानी वृषण जिस पाउच में स्थित होता है, वृषण जिस आवरण में स्थित होता है, जिस संयोजी उत्तक के आवरण में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृषण खोल, टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। अगला है कि ये जो बाहर की ओर 2 स्तरें होती है इसमें, एक बाहरी स्तर वृषण के खोल का और एक अंदर वाला स्तर। तो जो बाहर वाला स्तर होता है, अगर फिगर को देखना है तो फिगर ये जस्ट नीचे दिया गया है। ये है आपका पूरा वृषण। वृषण जो है इसमें 2 स्तरें हैं। ये जो वृषण है इसमें कितने स्तर हैं, 2 स्तरें हैं। तो 2 स्तर जो बाहर की सतह की ओर है, जो बाहर की ओर है उसे हम कहते हैं क्या, ट्यूनिका वैजिनलिस। तथा भीतर मोटा आवरण होता है, बाहर की ओर पतली आवरण होती है, याद रखिएगा, और भीतर की ओर मोटा आवरण होता है जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृषण 2 आवरण से बना होता है, उस दोनों आवरण के नाम लिखें। तो एक ट्यूनिका वैजिनलिस और दूसरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये दोनों स्तर मिलकर के क्या करता है, वृषण की संरचना करता है। आगे है कि इन दोनों के मध्य में देह गुहा सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है, जो वृषण को बाहरी आघातों से बचाता है। जैसे अगर किसी कारणवश गलती से चोट लग जाती है तो चोट लगने से बाहरी आघातों से सुरक्षित रखता है कौन, ये देह गुहा द्रव, याद रखिएगा, जिसको हम सिलोमेटिक फ्लूइड कहते हैं। ये क्या करती है, तो हमारे वृषण को अगर किसी वजह से चोट लग जाती है तो
वो हमें बचाती है। देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है, समझ लीजिए। ये पूरा शरीर में किस प्रकार से स्थित होता है, ये शरीर की स्थिति के बारे में बताया है कि ऊपर में ये देख लीजिए, ये डक्ट्स क्या है, मूत्र वाहिनी है। इसके बाद ये जो है आपका छोटा सा संरचना, ये वाला, ये शुक्राशय है जहाँ पे शुक्राणु जमा होता है। ये पीला वाला जो भाग है ये मूत्राशय है, मूत्राशय। और यहाँ से देखिए एक नली, वृषण से एक नली गई है, ये वाली नली, ये नली क्या कहलाता है, शुक्रवाहक कहलाता है। यहीं पे ये जो एक ये इस प्रकार की संरचना है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये आपका पूरा शीशन का भाग हो जाता है। इसी के अंदर ये एक नली होती है जिसको मूत्रमार्ग कहते हैं। और शीशन के बाहरी वाला हिस्सा एक फुला हुआ संरचना होता है, शीशन से थोड़ा सा बाहर उभरा हुआ, जिसे हम शीशन मुंड कहते हैं। और शीशन मुंड को एक मुलायम त्वचा ढकी हुई होती है जिसे हम अग्रछद कहते हैं। यहीं पे स्खलन वाहिनियाँ, मलाशय जिससे कि मल जमा होता है, ये वाला भाग जो है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये मलाशय है। ये गुदाद्वार है जिसके द्वारा मल त्याग होता है। और ये कंद मूत्र पत्र ग्रंथि है, यानी वल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि यहाँ पे है, ये छोटी सी। तो ये शरीर के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित है ये पूरा है। ये वृषण एक पाउच में होता है जिसको वृषण कोश कहते हैं। और इसके अंदर ये लाल गुलाबी वृषण होता है जो कि आपका वृषण है। तो यहाँ पे पूरा संरचना बताया गया है। फिगर को देखिए, समझिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी। शरीर से बाहर करके अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है पूरा देख लीजिए, बगल में दूसरा फिगर बताया गया है। ये आपकी मूत्र वाहिनी है, ये वाली नली मूत्र वाहिनी है ऊपर से जो आ रही है। ये वाली जो नली है ये मूत्र वाहिनी है। ये वाली नली शुक्रवाहक है। ये वाला भाग जो है ये अधिवृषण है। ये शुक्रवाहिका है, ये जाली की तरह जो इस तरह से लाइनिंग है। वृषण जालिका इसके अंदर वाली यहाँ की संरचना है यहाँ पे। और ये वृषण पालिकाएं हैं, इस तरह से ये खंडों में बटा होता है जिसकी संख्या कितनी होती है, 250, 200 से 250 होती है। ये वाला भाग जो फुला हुआ भाग होता है ये शीशन मुंड कहलाता है। इसके ऊपर जो स्किन होता है मुलायम सा, जो जिसके द्वारा शीशन मुंड ढका होता है उसको अग्रछद कहते हैं। ये वृषण है, ये मूत्र मार्ग है जिसके द्वारा मूत्राशय से बाहर निकलता है। यहाँ पे जो ग्रंथि है ये छोटी सी ग्रंथि, ये कंद मूत्रपथ ग्रंथि है। ये वाला ग्रंथि जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये वाला जो संरचना है दोनों ओर, ये शुक्राशय है जहाँ शुक्राणु जमा होता है। और ये पूरा संरचना आपका मूत्राशय है। विश्वास है मुझे ये फिगर आपको समझ में आया होगा। इसी को हम इंग्लिश में भी दे दिए हैं, जिस बच्चे को हिंदी में दिक्कत होगा नाम समझने में तो देख लीजिए। ये यूरेटर है, वासा डिफरेंशिया है, एपिडिडाइमिस है, वासा एफरेंशिया है, रेटेटेस्टिस है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, यूरिनरी ब्लॉडर है, सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड है, यूरेथ्रा है, टेस्टिस है, फोर स्किन है, अग्रछद और ग्लांस पेनिस है, शीशन मुंड। तो ये सारी बातें फिगर में दे दी है, आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा। अब आगे देखिए क्या है। अब है आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया का। कहता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया का संयोजी उत्तक वृषण में भीतर तक धंसकर वृषण पट्टियाँ यानी सेप्ट्यूला टेस्टिस बनाती है, जो वृषण के उत्तक को लगभग 250 कक्षों। कई बार एग्जामों में पूछा गया ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि वृषण में लगभग कितने कक्ष होते हैं, कितने कक्षों में बटा होता है, तो 250। इन्हें वृषण पालिका कहता है। ये जो 250 कक्ष पाए जाते हैं वृषण में, इसी को क्या कहता है, वृषण पालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। याद रखिएगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया का संयोजी उत्तक वृषण में भीतर तक धंसकर
वृषण पट्टियाँ बनाती है और ये वृषण पट्टियाँ वृषण के उत्तकों को 250 कक्षाओं में डिवाइड कर देती है, जिसे वृषण पालिका कहते हैं। अगला है नेक्स्ट पॉइंट कि प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर कितने शुक्रजनक नलिकाएं होती है, तो 1 से 3। याद रखिएगा कितना, 1 से 3। कितनी शुक्रजनक नलिकाएं होती है, 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं। वृषण में 250 पालिका और प्रत्येक पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं। शुक्रजनक नलिका का जो बाहरी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। इसमें रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु तथा अंतराली कोशिकाएं होती है। ये जो अंतराली अवकाश होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है, रक्त कोशिका, तंत्रिका तंतु, अंतराली कोशिकाएं, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। अंतराली कोशिका ही लीडिंग कोशिका के नाम से जानी जाती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके द्वारा LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सब। तो याद रखिएगा, अंतराली कोशिका को किस कोशिका के नाम से जाना जाता है, लीडिंग कोशिका के नाम से जाना जाता है। अंतराली कोशिका को लीडिंग कोशिका के नाम से जाना जाता है। अगला है, कहता है लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH तथा अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन ICH के नियंत्रण में नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एवं अन्य एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। कहता है ये जो लीडिंग कोशिका है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ICH इंटरेस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नियंत्रण में नर हार्मोन को स्रावित करती है। और नर हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। और अन्य एंड्रोजन हार्मोन का क्या करती है, स्राव करती है। अगला पॉइंट है आपका कि ये हार्मोन, ये जो टेस्टोस्टेरोन है, नर हार्मोन है, ये नर लक्षणों का क्या करता है, निर्धारण करता है। नर लक्षण यानी नरों में आवाज़ का भारीपन, दाढ़ी मूंछ का निकलना, ये सारी बातें का निर्धारण जो होती है इसी के द्वारा होता है। ये हार्मोन नर लक्षणों का निर्धारण करती है तथा शुक्र जनन नलिका को शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु निर्माण के लिए प्रेरित करता है। और वही नर हार्मोन शुक्र जनन को द्वारा, शुक्र जनन प्रक्रिया के द्वारा, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करती है, यानी शुक्राणु बनाने का आदेश देती है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट, शुक्रजनक नलिका पतली एवं कुंडलित होती है। इसके चारों ओर संयोजी उत्तक का बना एक पतला झिल्ली में आवरण होता है। कहता जो शुक्रजनक नलिका होती है उसकी पतली और कुंडलित उसकी नली होती है, यानी बहुत पतली, और कुंडली यानी टेढ़ी मेढ़ी होती है। और इसके चारों ओर संयोजी उत्तक का एक पतला सा झिल्ली में आवरण होता है, बहुत पतला सा लेयर होता है, जिसे क्या कहते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। तो ट्यूनिका प्रोप्रिया क्या है, तो शुक्रजनक नलिका पतली एवं कुंडलित होती है, जिसके चारों ओर संयोजी उत्तक का एक झिल्ली में आवरण होता है, जिसे हम ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। अगला है आपका कि प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में अंदर की ओर जननिक उपकला जर्मिनल एपिथेलियम का एक कोशिकीय स्तर होता है, जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। याद रखिएगा, पुनः इस पॉइंट को हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में अंदर की ओर जननिक उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम का एक कोशिकीय स्तर पाया जाता है। एक कोशिकीय स्तर पाया जाता है, यानी कोशिका का बना हुआ एक स्तर पाया जाता है,
जिसमें कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक, तो 2 प्रकार की कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? तो एक होता है शुक्रजन कोशिकाएं और दूसरा होता है सर्टोली कोशिकाएं, है ना। एक पहला होता है शुक्रजन कोशिकाएं और दूसरा होता है सर्टोली कोशिकाएं। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। शुक्राणु का निर्माण, देखिए क्या आगे क्या कहता है कि शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्रजन कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया शुक्र जनन कोशिकाओं का निर्माण वृषण विकास के दौरान मूल जनन कोशिका से होता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ये जो शुक्रजन कोशिकाएं होती है, शुक्राणु का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी? शुक्रजन कोशिकाएं। ये शुक्रजन कोशिकाओं का निर्माण, ये जो शुक्रजन कोशिकाएं हैं, इसका निर्माण वृषण विकास के दौरान, वृषण टेस्टिस जब डेवलप कर रहा होता है तो उस समय मूल जनन कोशिका से शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है। क्वेश्चन किया जाएगा कि शुक्रजन कोशिका का निर्माण किस कोशिका से होता है? तो मूल जनन कोशिका से होता है। अगला है कि शुक्रजन कोशिका के विभाजन द्वारा प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, उसके बाद पुनः जब विभाजन होता है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, और फिर से जब विभाजन होती है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में, तो उससे शुक्राणु प्रसूत कोशिका बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। शुक्रजन कोशिका के विभाजन के द्वारा जब शुक्रजन कोशिका मूल जनन कोशिका से बन गया, तो जब शुक्रजन कोशिका में विभाजन होगा तो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। इसके बाद जब दूसरी बार जब विभाजन होता है तो द्वितीयक शुक्रजन कोशिका बनती है, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में जब विभाजन होती है तो इससे जो संरचना कहलाती बनती है वो शुक्राणु प्रसूत बनती है, स्पर्मेटिड्स बनता है। और यही स्पर्मेटिड्स क्या होता है? आगे रूपांतरित होकर क्या बना देता है? शुक्राणु बना देता है। तो शुक्राणु प्रसूत कोशिका रूपांतरित होकर किसका निर्माण करती है? शुक्राणु का। शुक्राणु प्रसूत कोशिका किससे बनती है? तो शुक्राणु प्रसूत कोशिका जो है ये शुक्रजन कोशिका से बनती है। शुक्रजन कोशिका कहाँ से बनती है? तो ये जो है आपका मूल जनन कोशिका से बनती है। मूल जनन कोशिका से शुक्रजन कोशिका बना। शुक्रजन कोशिका में जब विभाजन हुआ तो इससे प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बना। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में जब पुनः विभाजन हुआ द्वितीयक शुक्रजन कोशिका बना। और द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में जब पुनः विभाजन हुआ तो उससे जो संरचना बनती है वो शुक्राणु प्रसूत बनती है, स्पर्मेटिड्स बनती है। और इस स्पर्मेटिड्स के रूपांतरण से क्या बनता है? शुक्राणु बन जाता है। तो याद रखिएगा, शुक्राणु प्रसूत कोशिकाएं रूपांतरित होकर किसको बनाती है? शुक्राणु को। अगला क्वेश्चन, अगला जो इसका दूसरा पार्ट था, इसका हम सबसे पहला पार्ट पढ़ लिए। क्या? शुक्रजन कोशिका। ये जो शुक्रजनक नलिका के अंदर 2 कोशिकाएं पाई जाती थी, 2 कोशिका में से एक हमने शुक्रजन कोशिका पढ़ के समाप्त किया। अगला दूसरा जो कोशिका है वो कौन सा है? सर्टोली कोशिका। तो कहता है शुक्राणुओं को सहारा देने वाली सर्टोली कोशिकाएं, या इसको अवलंबन कोशिकाएं, या इसको उपचारक कोशिकाएं, नर्स सेल्स। देखिए इसका कितना नाम है। शुक्राणुओं को सहारा देने वाली कोशिकाएं कौन सी है? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका को सर्टोली कोशिका ही बोलते हैं, या इसको अवलंबन कोशिका, सपोर्टिंग सेल्स, या इसको उपचारक कोशिका, नर्स सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्य क्या करती है? तो इसका कार्य है क्या? शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करने वाली सर्टोली कोशिकाओं का स्वतंत्र तल कटा हुआ प्रतीत होता है। इसका काम क्या है? तो ये शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करती है और कहता है
कि सर्टोली कोशिका का जो स्वतंत्र तल होता है वो कटा हुआ प्रतीत होता है, कटा हुआ दिखाई देता है, जिसमें शुक्राणु प्रसू कोशिका जो बना, मूल जनन कोशिका से विभाजन करके जो शुक्राणु प्रसू कोशिका बना, जो आगे रूपांतरित होकर के शुक्राणु को निर्माण करती है, शुक्राणु को बनाती है, इन कटाव में धंस जाती है और धंस करके वहाँ से पोषण ग्रहण करती है और पोषण ग्रहण करके क्या बना लेती है, शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाती है और शुक्राणु का निर्माण कर लेती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहता है सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को अवलंबन यानी सहारा, सपोर्ट, सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन और इसके साथ साथ पोषण देती है। तो सर्टोली कोशिका का 3 कार्य, शुक्राणु को सहारा देना, शुक्राणु का सुरक्षा करना और शुक्राणु को पोषण देना, ये तीनों काम किसका है, सर्टोली कोशिका का है। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है, सर्टोली कोशिकाएं इन्हिबिन नामक प्रोटीन का भी स्रावन करती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्हिबिन नामक प्रोटीन युक्त हार्मोन का स्राव किस कोशिका के द्वारा होता है, तो ये होता है किसके द्वारा, सर्टोली कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा, सर्टोली कोशिका के द्वारा होता है। ये हार्मोन शुक्राणुओं के उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन की क्रिया का नियमन करता है। ये जो इन्हिबिन हार्मोन है ये शुक्राणुओं के उत्पादन को प्रेरित करने के लिए हार्मोन का नियमन करता है, यानी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा जिससे शुक्राणु का फॉर्मेशन होगा, इसका काम होता है किसका, इन्हिबिन का। तो लास्ट में एक टॉपिक और इसमें बचा हुआ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वृषण के कार्य। वृषण के कार्य, तो इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में, ये प्राथमिक लैंगिक अंग है और यह नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। शुक्राणुओं का निर्माण और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण, ये दोनों कार्य है किसका, वृषण का। तो ये पूरा लेक्चर हम लोग पढ़े जिसमें कि हमने पूरा देखा वृषण किसे कहते हैं, वृषण की संरचना क्या है, विथ फिगर हम लोग सारी बातों को समझे। अब पुनः एक बार हम 5 मिनट लगेगा इन सारे पॉइंट्स को रिवीजन करा देते हैं, फिर हम लोग होमवर्क पे चलते हैं, जो कि होमवर्क आज आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग घर में जाके आराम से बैठ के सारे क्वेश्चंस को कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है एक एक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दे पाइएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला था वृषण। वृषण नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है क्योंकि इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसकी आकृति अंडाकार गुलाबी होती है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु अधिवृषण से होते हुए शुक्रवाहिका से शुक्राशय में पहुंचता है जहां ये स्टोर होता है। इसके बाद अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन एवं भंडारण होता है, याद रखिएगा। अगला बात है कि शुक्राशय से एक स्खलन वाहिनी प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग में स्खलन वाहिनी इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में बाहर खुलती है। शुक्राशय से एक स्खलन वाहिनी आती है जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर प्रोस्केसेशन के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र में खुलता है जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं, जिसके द्वारा मूत्र उत्सर्जित होता है, बाहर निकलता है उसे मूत्राशय मुख कहते हैं। वृषण की संरचना था कि वृषण एक द्विस्तरीय संयोजी उत्तक का बना हुआ एक आवरण है जिसे हम वृषण खोल कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृषण किस उत्तक का बना है, संयोजी उत्तक का। अगला है कि इसमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसमें 2 प्रकार का इसका जो आवरण है वृषण का 2 लेयर होता है। एक बाहरी आवरण, तो बाहर का आवरण पतला होगा और ट्यूनिका वेजिनेलिस कहलाएगा। दूसरा भीतर वाला आवरण मोटा होगा जिसे कि हम ट्यूनिका एल्बोजिनिया कहते हैं। ठीक, इन दोनों लेयर के बीच में देहगुहा द्रव पाया जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है और आपका ट्यूनिका एल्बोजिनिया है,
इन दोनों के बीच में एक द्रव भरा हुआ रहता है। क्या रहता है? एक द्रव, एक लिक्विड भरा रहता है, जिसका कार्य क्या है कि अगर किसी कारणवश अगर वृषण में चोट लग जाए तो चोट का असर नहीं होने देता है, बाहरी आघात से हमें बचाती है। ये फिगर दिया गया था जिसमें हम पूरे नर जनन तंत्र के बारे में सब चीज़ को बता दिए हैं। वृषण कोश है, वृषण है, अग्रछद है, शिशन मुंड है, मूत्रमार्ग है, शिशन पुरस्थ ग्रंथि है, शुक्रवाहक है, शुक्राशय है, पुत्रवाहिनी है, स्खलन वाहिनी है, मलाशय है, गुदा है, कंद्र मूत्र पत्थ ग्रंथि है। ये सारी बातें हम लोग देख चुके थे, तो इसको देखिएगा, पुनः एक बार बैक करके क्लास को देखिएगा, आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया का संयोजी उत्तक वृषण में भीतर धंसकर वृषण पट्टियाँ बनाती है, जो वृषण के उत्तकों को क्या करती है? 250 कक्षों में बांट देती है, और इस 250 कक्षों को क्या कहते हैं? वृषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती है। एक वृषण पालिका में कितने शुक्रजनक नलिकाएं? 1 से 3। किसी में 2 भी होगा, किसी में 1 भी होगा, और किसी में 3 भी हो सकता है। अब है शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं। इसमें रक्त कोशिका, तंत्रिका तंतु, अंतराली कोशिका पाई जाती है। अंतराली कोशिकाएं ही आगे चलकर क्या कहलाती है? लीडिंग कोशिका कहलाती है। लीडिंग कोशिका से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन स्रावित होता है। ये जो है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती है। आगे है, ये हार्मोन लक्षणों का निर्धारण करते हैं, पुरुषत्व का निर्धारण करते हैं। दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारीपन होना, लिंग का विकास होना, शरीर का गठीलापन होना, ये सारे टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। शुक्रजनक नलिकाओं को शुक्रजनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण के लिए प्रेरित करना। शुक्रजनक नलिका पतली एवं कुंडलित होती है। इसके चारों ओर संयोजी उत्तक का बना एक पतला झिल्ली में आवरण होता है, जिसे ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में अंदर की ओर जननिक उपकला पाई जाती है, जो एक कोशिकीय स्तर होता है, एक कोशिका का स्तर होता है। लेकिन इसमें कोशिकाएं कितने प्रकार की पाई जाती है? 2 प्रकार की। कौन कौन? तो शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका और दूसरा जो है वो कौन सा पाया जाता है? सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो शुक्रजन कोशिका क्या है? तो शुक्रजन कोशिकाओं का निर्माण वृषण विकास के दौरान किससे होता है? मूल जनन कोशिका से होता है। याद रखिएगा, शुक्रजन कोशिका के विभाजन से प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका के विभाजन से द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, द्वितीयक शुक्रजन के कोशिका के विभाजन से शुक्राणु प्रसु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु प्रसु स्पर्मेटिड्स बनता है, और शुक्राणु प्रसु आगे रूपांतरित होकर क्या बनाता है? शुक्राणु। अब है दूसरा सर्टोली कोशिका। तो शुक्राणुओं का सहारा देने वाली ये सर्टोली कोशिकाएं अवलंबन कोशिकाएं और उपचारक कोशिकाएं कहलाती है। 3 नाम है इसका। शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करने वाली सर्टोली कोशिकाओं का जो स्वतंत्र तल होता है वो कटा हुआ प्रतीत होता है, जिसमें ये शुक्राणु प्रसु कोशिकाएं क्या होती है? धंस जाती है। ये शुक्राणु प्रसु कोशिकाएं धंस जाती है और बदल जाती है किसमें? शुक्राणुओं में फॉर्मेशन हो जाता है इसका। सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को अवलंबन देता है, सुरक्षा देता है और पोषण देता है। तो याद रखिएगा, सर्टोली कोशिका का 3 कार्य: शुक्राणु को सहायता प्रदान करना, सहारा प्रदान करना, सुरक्षा देना और पोषण प्रदान करना। अगला है सर्टोली कोशिकाएं इनहिबिन नामक प्रोटीन का स्राव करती है, जो शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए हार्मोन्स का नियंत्रण करती है। लास्ट है वृषण का कार्य क्या है? तो वृषण का कार्य शुक्राणु का निर्माण और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। तो ये इतना सारी बातें थी, ये सारी बातें हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल से पढ़ा। इसमें जो है जितना डिटेल्स हमने सारी बातों को इसमें बताया है,
ये आपके, जब आप इस लेक्चर को पूरा कर लीजिएगा तो इससे एक भी क्वेश्चन कहीं से भी अगर किया जाएगा तो सारे के सारे के जवाब आपके पास होंगे। आज का होमवर्क रहा, पहला, नर के प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम लिखें, वृषण जानिए रहे। दूसरा, वृषण की लंबाई चौड़ाई लिखें, जस्ट हमने बताया है 2 से 5 और 3 से 4 लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, 4 से 5 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर। अगला है शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होगा, वृषण में होगा। कहाँ होगा, वृषण में होगा। शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है, अधिवृषण में। कहाँ होगा, अधिवृषण एपिडिडाइमिस में। मूत्राशय मुख किसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा मूत्र बाहर उत्सर्जित होता है मूत्राशय मुख कहते हैं। वृषण किस उत्तक का बना होता है, संयोजी उत्तक का बना होता है। वृषण किस उत्तक का बना होता है, संयोजी उत्तक का बना होता है। वृषण कितने आवरणों से बना होता है, 2 आवरण से। तो दोनों का नाम लिखना है, तो दोनों का नाम यहाँ पे दे दिया गया है, देख लीजिए आप लोग, एक ट्यूनिका वेजिलिनिस और दूसरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक। अगला है बाहरी आघातों से बचने के लिए वृषण में क्या पाया जाता है, तो एक द्रव पाया जाता था, द्विगुहा द्रव, दोनों सतह के बीच में, जो कि बाहरी आघातों से बचने का काम करता है। दूसरा है अगला प्रश्न 9, वृषण पट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है। देखिए वृषण पट्टी का निर्माण कौन कर रहा है, देखिए यहाँ पे वृषण पट्टी का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के द्वारा। किसके द्वारा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के द्वारा वृषण पट्टी का निर्माण हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका, वृषण पालिका किसे कहते हैं, तो वृषण पट्टियाँ वृषण को 250 कक्षों में बांट देती है, जिसे क्या कहते हैं, वृषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक वृषण में कितनी वृषण पालिका पाई जाती है, 250। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर कितनी शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है, 1 से 3। अंतरालिक अवकाश किसे कहते हैं, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपके पास होंगे, है ना। देखिए अंतराली अवकाश किसे कहते हैं, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं। शुक्रजनक नलिका का जो बाहरी अवकाश क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, अंतराली अवकाश कहते हैं। तो सबका प्रश्न जब बनाइएगा, टोटल प्रश्न आपका बनेगा। अगला 14, अंतराली कोशिका को किस नाम से जाना जाता है। अगला है आपका 15, LHF-ICH का पूर्ण रूप लिखे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और आपका ICH का जो पूर्ण रूप होगा वो होगा आपका इंटरेस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर है, लीडिंग कोशिका किस हार्मोन के नियंत्रण में नर एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। किस हार्मोन के नियंत्रण में, है ना, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा और ICH दोनों। 17 नंबर प्रश्न है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का कार्य लिखना है, तो ये पुरुषत्व का निर्धारण करते हैं। वृषण में जब ये बनने लगता है तो नर में बहुत सारी परिवर्तन जो आता है इसी की वजह से आता है। 18 नंबर है, प्रत्येक शुक्रजन नलिका के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। शुक्रजन नलिका के अंदर 2 प्रकार की, सर्टोली कोशिका और एक सर्टोली कोशिका, और दूसरा जो पहला था 1 मिनट, शुक्रजन कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, चूँकि लंबा
टॉपिक था। शुक्रजन कोशिका के प्राथमिक विभाजन से किसका निर्माण होता है? तो शुक्रजन प्राथमिक कोशिका का, याद रखिएगा। 20 है, शुक्रजन कोशिका का निर्माण किस कोशिका से होता है? मूल जनन कोशिका से। अगला, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका के विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका के विभाजन द्वारा किसका? द्वितीयक शुक्रजन कोशिका का। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका के विभाजन से किसका निर्माण? शुक्राणु प्रसू कोशिका का। अगला, शुक्राणु प्रसू कोशिका रूपांतरित को किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणु का। अगला प्रश्न है 24 नंबर आपका, सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? इसके कार्य क्या है? तो सर्टोली कोशिका वृषण में पाई जाती है। इसका कार्य क्या है? शुक्राणु को अवलंबन देना, सहारा देना, पोषण देना, ये सारा कार्य है। 25 नंबर क्वेश्चन, नर सेल किसे कहा जाता है? तो सर्टोली कोशिका को। अगला, सर्टोली कोशिका का कौन सा प्रोटीन युक्त हार्मोन, सर्टोली कोशिका कौन सा प्रोटीन युक्त हार्मोन स्रावित करता है? इनहिबिन नामक हार्मोन। और वृषण के कार्य लिखे, तो वृषण का कार्य कौन कौन था? वृषण का कार्य शुक्राणु को बनाना और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सर। तो आज का क्लास इतना ही रहा। कैसा लगा आप लोग को वीडियो? सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? आप लोग बताइएगा। और एक बार वीडियो को देख करके जितना होमवर्क है उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। होमवर्क बनाइएगा, तभी आपको यह पता चलेगा कि हमें लेक्चर से क्या लाभ मिला है। आज का क्लास इतना ही था। धन्यवाद, आपने समय दिया। आपका दिन शुभ हो। फिर अगले दिन हम लोग लेक्चर 9 लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।